Logical evening, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions, which will be from the newspapers, which includes The Hindu, Indian Express और जो भी पर्टिकुलर डे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन है आज का, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन बनाया जाता है हर साल? ऑप्शन है 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च एंड 4 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 मार्च। 3 मार्च के दिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल मनाया जाता है। क्यों ये बनाया जाता है 3 मार्च को ही? तो इस दिन जो साइट्स था, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये साइन किया गया था इस दिन 3 मार्च के दिन, इसलिए 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। इसके अलावा इसका मेन एम क्या होता है? इट्स मेजर एम इज टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ द प्लैनेट्स वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। फोना एंड फ्लोरा जो है उसे बचाने के लिए, जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको बचाने के लिए लोगों में अवेयरनेस रेज करने के लिए ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से, साइट से रिलेटेड। ऑन 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 3 मार्च। साइट्स वाज साइंड ऑन दिस डे। इट वाज साइंड इन विच ईयर? किस साल में 3 मार्च, किस साल में साइट जो है वो साइन किया गया था? ऑप्शन है 1969, 1973, 1980 एंड 1985। इसका करेक्ट आंसर है 1973। 3 मार्च 1973 को साइट जो था कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज साइन किया गया था 1973 में, इसलिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी 3 मार्च को ही मनाया जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023? थीम क्या है इस साल की? ऑप्शन है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो इस साल की जो थीम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की, वो है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इस साल की थीम होने वाली है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 की। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच टेलीकॉम ब्रांड बिकम्स वर्ल्ड सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड? कौन सा टेलीकॉम ब्रांड जो है वो दुनिया का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड बन गया है? ऑप्शंस है स्विसकॉम, रिलायंस जियो, एटिसेलेट एंड एमटीसी। तो इसका करेक्ट आंसर है रिलायंस जियो। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड जो बन गया है वो है रिलायंस जियो। और यदि हम टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड की बात करें तो वो है सिस्कॉम। स्विसकॉम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड बन गया है वर्ल्ड का। और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करें तो वो है आपका रिलायंस जियो। उसके बाद थर्ड पोजीशन पर है एटिसेलेट एंड फोर्थ पोजीशन पर है एमटीसी। तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशंस पता होनी चाहिए स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड्स की। यदि हम बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड है स्विसकॉम और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है रिलायंस जियो। Recently, which organization organized a two-day national conference on child sexual abuse material at विज्ञान भवन न्यू दिल्ली? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल ऑर्गेनाइज की गई है। किस इंस्टीट्यूट ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है? ऑप्शन है एनएचआरसी, एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। उसका करेक्ट आंसर जो है वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी। करेक्ट आंसर है इसका, एनएचआरसी ने ऑर्गेनाइज की है आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। इसका मेन एम क्या है? इट्स मेन एम इज ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज टू प्रिपेयर रिकमेंडेशंस फॉर पॉलिसी मेकर्स एंड कंटेंट होस्ट टू एडवोकेट सेफ साइबर स्पेस फॉर चिल्ड्रन। सेफ साइबर स्पेस फॉर चिल्ड्रन को प्रमोट करने के लिए ये जो है कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। एनएचआरसी ने ये ऑर्गेनाइज की है। एनएचआरसी के बारे में जान लेते हैं। एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था बाय प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 और इसका फॉर्मेशन भी 1993 में ही हुआ है। करेंट यदि एग्जीक्यूटिव की बात करें, करेंट चेयरमैन इसके जो हैं वो हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स स्टार्टेड एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री विथ विच कंट्री? रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज में भाग लिया है। किस कंट्री के साथ में ये एक्सरसाइज की गई है? ऑप्शन है सिंगापुर, मलेशिया, जापान एंड इंडोनेशिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जापान। जापान के साथ मिलकर के इंडियन एयरफोर्स ने विद द जापान एयरफोर्स
शिन्योमेत्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की है, और ये जापान में ही कंडक्ट की गई है, जापान के कोमात्सु जगह पर शिन्योमेत्री एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की गई है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जिमेक्स। ये तीन एक्सरसाइज जो है वो भी इंडिया और जापान के बीच में ही होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जिमेक्स एंड शिन्योमेत्री इंडिया और जापान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, रिसेंटली फर्स्ट बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल स्टार्टेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल जो है स्टार्ट हुआ है? ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय एंड असम। तो इसका करेक्ट आंसर है असम। असम में रिसेंटली स्टार्ट किया गया है बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल, और ये बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में ही स्टार्ट किया गया है। गोल की बात करें, इसका मेन गोल जो है वो है टू क्रिएट, फोस्टर एंड प्रमोट नॉलेज एक्सचेंज, सॉल्यूशन शेयरिंग एंड पार्टनरशिप बिल्डिंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज एंड की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 इन कंटेम्प्रेरी बीटीआर एंड द वर्ल्ड। जो भी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है उसका कोलैबोरेशन करना है, वर्ल्ड की जो भी टेक्नोलॉजीज है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, नॉलेज एक्सचेंज है बोडोलैंड के बीच में और वर्ल्ड के बीच में, जो भी नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हैं, वेदर इट बी टेक्नोलॉजी, वेदर इट बी सोशल इश्यूज, उसको एक्सचेंज करने के लिए ये जो है बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल को कंडक्ट किया गया था असम में। इंडियाज फर्स्ट एयर कूल्ड कंडेंसर स्टार्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इंडिया का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस पब्लिक सेक्टर यूनिट ने स्टार्ट किया है? ऑप्शंस हैं आईओसीएल, ओएनजीसी एंड बीपीसीएल एंड एनटीपीसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी ने रिसेंटली स्टार्ट किया है इंडिया का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 660 मेगावाट, और ये झारखंड में स्टैब्लिश किया गया है, झारखंड में स्टैब्लिश किया गया है। इसके अलावा इसका जो काम है वो है टू डिमॉन्स्ट्रेट इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन थ्रू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस 3R फॉर्मूला जो है उस पर ये काम करता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है एयर कूल्ड कंडेंसर। रिसेंटली अ 2 डे मिलेट महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? इंटरनेशनल मिलेट ईयर है ये 2023, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 है, इससे रिलेटेड कई इवेंट जो है इस साल होने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली मिलेट महोत्सव कंडक्ट किया गया है, तो किस सिटी में कंडक्ट किया गया है? ये ऑप्शन है भोपाल, वाराणसी, कानपुर एंड भोजपुर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है भोजपुर। भोजपुर में बिहार का एक जगह है भोजपुर, जहां पर कंडक्ट किया गया है आपका मिलेट महोत्सव। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2023? 8th एडिशन रायसीना डायलॉग 2023 का जो अभी इस साल 8th एडिशन हो रहा है, इसके बारे में हमने बात की थी कि चीफ गेस्ट जो होने वाले हैं इसमें, वो होने वाली है इटली की प्राइम मिनिस्टर, इटली प्राइम मिनिस्टर टू बी द चीफ गेस्ट इन दिस रायसीना डायलॉग। 2016 से ये कंडक्ट किया जा रहा है। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स डिस्कस करने के लिए ये एक मल्टी नेशन इवेंट है। थीम क्या है इस साल की? तो ऑप्शन है आपकी नेविगेटिंग द अल्फा फ्यूचर, टेरा नोवा इम्पेशेंट impatient and imperiled, to 21 at the rate 23 navigating the alpha century, and provocation, uncertainty, turbulence, lighthouse in the tempest। तो इसका जो डी ऑप्शन आप देख रहे हैं, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, इस साल की थीम है रायसीना डायलॉग की 8th एडिशन की, और ये न्यू दिल्ली में ही कंडक्ट किया जाने वाला है, ये आपको याद रखना है। 11th क्वेश्चन है, रिसेंटली 4th एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल कंडक्टेड इन विच सिटी? नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का 4th एडिशन किस सिटी में कंडक्ट किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का 4th एडिशन जो है वो रिसेंटली कंडक्ट किया गया है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड इनेबलिंग द स्टूडेंट्स कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट। यूथ जो है उसको पार्लियामेंट की वर्किंग के बारे में अवेयर करने के लिए, वर्किंग जो है उसे सिखाने के लिए, समझाने के लिए नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल कंडक्ट किया जाता है। इस साल 4th एडिशन इसका कंडक्ट किया गया है न्यू दिल्ली में, और 2019 से ये कंडक्ट किया जाता है जा रहा है। हर साल ये इवेंट कंडक्ट किया जाता है, 2019 में फर्स्ट टाइम ये कंडक्ट किया गया था। 12th क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वैभव फेलोशिप स्कीम फॉर द इंडियन डायस्पोरा अब्रॉड? वैभव फेलोशिप स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज की, लॉन्च की गई है?
ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नेशनल साइंस डे के दिन ये स्कीम लॉन्च की थी। 28 को नेशनल साइंस डे था, जिस दिन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है जितेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च की थी वैभव फेलोशिप स्कीम। वैभव फेलोशिप स्कीम का काम क्या है? इट्स मेन एम इज टू इम्प्रूव द रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ इंडिया हायर एजुकेशन। इंडिया का जो रिसर्च इकोसिस्टम है हायर एजुकेशन लेवल पे, उसको बढ़ावा देना है। जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स है, उनके साथ कोलैबोरेशन करना है और रिसर्च में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है यूनिवर्सिटीज में, हायर एजुकेशन में। 13th क्वेश्चन है, एज पर द 2023 ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट विच स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट क्लाइमेट वनरेबल रीजन इन इंडिया। ग्लोबल डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार कौन सा स्टेट जो है वो मोस्ट वल्नरेबल रीजन है रिगार्डिंग द क्लाइमेट? ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार जो है मोस्ट वल्नरेबल रीजन है इंडिया का टू बी इफेक्टेड बाय द क्लाइमेट। अगला क्वेश्चन है, द अल्ट्रावायलेट ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट और अल्ट्रासेट इज द फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप ऑफ विच कंट्री? अल्ट्रासेट किस कंट्री का टेलीस्कोप है? ऑप्शन है इजराइल, वियतनाम, जापान एंड साउथ कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। इजराइल का टेलीस्कोप है अल्ट्रासेट, जो कि नासा के द्वारा लॉन्च होने वाला है। इजराइल का ये पहला टेलीस्कोप है, पहला स्पेस टेलीस्कोप है, जो कि 2026 में नासा लॉन्च करेगा। 15th क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गेट्स इट्स फर्स्ट फीमेल एमएलएस? कल हमने देखा था, कल 3 स्टेट्स में जो अभी इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे उसके रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं। तो नागालैंड जो है, नागालैंड में पहली बार कोई महिला जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है। पहली बार कोई महिला नागालैंड में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है। अभी 3 स्टेट्स में, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है कि नागालैंड में पहली बार कोई भी महिला फीमेल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट की गई है। ये जो आप 2 महिलाएं देख रहे हैं, हिकानी जकालू एंड साहलोतुनो क्रूसे, ये दोनों एनडीपीपी पार्टी से बिलोंग करती थी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। और ये नागालैंड की पहली विमेन एमएलए अपॉइंट की गई हैं, इलेक्ट की गई हैं। 16th क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी? एसएसबी की डायरेक्टर जनरल, सशस्त्र सीमा बल की डायरेक्टर जनरल रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है रश्मि शुक्ला, पंकज कुमार सिंह, डॉक्टर सुजॉय लाल थोसेन एंड शीलवर्धन सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला, आईपीएस रश्मि शुक्ला को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। इससे पहले ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल थी सीआरपीएफ में। अभी तक ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर थी इन सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और अब इन्हें रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। 17th क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम? तो इसका करेक्ट आंसर है वो वन थोंग। वो वन थोंग को रिसेंटली वियतनाम का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है, और इसके साथ ही ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं वियतनाम के। अभी तक के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं ये वियतनाम के, वो वन थोंग। ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, यही है वो वन थोंग जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं अभी वियतनाम के। अगला क्वेश्चन है, एज पर द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द पैनल टू एडवाइस प्रेसिडेंट ऑन अपॉइंटिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स? कल एक जजमेंट आया है 5 जज बेंच का सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें अभी तक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता था वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता था। कोई भी रिकमेंडेशन इसमें नहीं होती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट एक रिकमेंडेशन करता था, उसके बाद प्रेसिडेंट को इसका अपॉइंटमेंट करना होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स का। बट अभी रिसेंटली एक लैंडमार्क जजमेंट आया था 5 जज बेंच का सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने एक पैनल जो है उसको गठित करने की सलाह दी है कि एक पैनल होना चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, जो कि रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए। तो ये पैनल में प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर है। ये आपको याद रखना है अच्छे से, क्योंकि ये मेजर चेंज है जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में किया गया है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर क्या होता है? ऑप्शन है 5 ईयर और 65 ईयर, 6 ईयर और 65,
6 और 75 और 70 ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, 6 ईयर और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि टेन्योर क्या होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज वेल एज इलेक्शन कमिश्नर। तो वो है आपका 6 ईयर्स एंड और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विथ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन। एशियन चेस फेडरेशन ने रिसेंटली किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किया है? ऑप्शन है एन आर विघ्नेश, आर प्रज्ञानंद, विदित गुजराती एंड डी गुकेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी गुकेश। डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किया गया है एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा। क्यों इन्हें अवार्ड किया गया है? इन्होंने 9 पॉइंट्स इन्होंने गोल्ड जीता था विथ 9 पॉइंट्स आउट ऑफ 11 इन 44 चेस ओलंपियाड, जो कि चेन्नई में कंडक्ट किया गया था इस साल। चेन्नई में 44 चेस ओलंपियाड कंडक्ट किया था जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था विथ 9 पॉइंट्स आउट ऑफ 11। तो डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है इस साल। कल का क्वेश्चन था, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर था असम। असम में नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। कल के लिए क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नासाज फर्स्ट वुमेन साइंस चीफ। ऑप्शंस हैं अप्सरा अय्यर, निकोला फॉक्स, कोजी सातो एंड नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विदिज्ञ।